फिर भी कुछ नहीं आया, फिर प्रोनाउन पढ़ लिया फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाए, उसके बाद बंदा पस्त होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, खासकर इंडिया में हम लोग इंग्लिश सिखाना शुरू करते हैं वर्ब से। जब वो वर्ब पढ़ता है ना तो वो स्मॉल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। जब वो स्मॉल सेंटेंस का फॉर्मेशन शुरू करता है तो उसमें एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है कि हाँ मैं भी बोल सकता हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन रिटन इंग्लिश में भी देखा जाए तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण सिर्फ एक है ये कि वर्ब में आप देखोगे तो वर्ब से रिलेटेड एक तो पूरा चैप्टर वर्ब पर है, फिर टेंस भी पूरा वर्ब पर है, कंडीशनल सेंटेंस पूरा वर्ब पे है, क्वेश्चन टैग वर्ब पे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी वर्ब पर है, पैसिव वॉइस, नरेशन देख रहे हो, और उसके बाद एक चैप्टर है वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस में ऑलरेडी 5 चैप्टर, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स मिलके और बहुत ज़्यादा ही ये मेजर पोर्शन कवर करता है। सो मतलब आपका वो भी नहीं लगा था, लग चुका, स्टार्ट हो गया है, ओके। मेजर पोर्शन इंग्लिश का वर्ब पर है, और ये जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है ना, वो तो मैं कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ क्योंकि वो सब अनरिलेटेड चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर्स सारे वर्ब पर आधारित हैं। अब ये वर्ब है क्या, इसी से तो एहसास होता है करने का, क्या करने का, कोई भी एक्शन। आप दुनिया भर के वर्ब्स याद करोगे जो आपके वॉल्यूम 1 में 10 से लेके 20 पेज तक है। सबसे अच्छी बात उसमें यही है कि जिन वर्ब्स में हम कंफ्यूज करते थे, बचपन से कंफ्यूज करते थे और मिसयूज करते थे, वो ये चैप्टर्स, ये जो पेजेस हैं, आपको पूरा कंफ्यूजिंग वर्ब क्लियर कर देगा। हालांकि उसमें बेस्ड कई असाइनमेंट्स है जो हम क्लास में करेंगे। वर्ब क्रिया का एहसास कराता है, क्रिया का एहसास कराने वाले वर्ड को हम डूइंग वर्ड कहते हैं। करने का एहसास, क्या करने का, ईट, स्लीप, प्ले, डू व्हाटएवर, जो भी। यानी कि अगर एक छोटा से छोटा सेंटेंस देख लो, एक छोटा सेंटेंस मैंने कहा आई टीच, बिना टीच के सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ, बिना टीच का हमने सेंटेंस फॉर्मेशन हमसे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि विदाउट वर्ब क्या बताओगे, क्या करते हो। हाँ, इसके बाद आपने पूछ लिया क्या और किसको, वो ऑब्जेक्ट होता है ना। करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट क्या किया, मैं यही पढ़ाने जा रही हूं। यानी पैसिव वॉइस जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम यही कहेंगे क्या, कि जो सबसे आगे बैठा हो करने वाला है और वो जो किया वो वर्ब। वर्ब में देखो, हम लोग वर्ब जब पढ़ेंगे एक तरफ से मैं हेल्पिंग वर्ब का ख़त्म करते चली जाऊंगी। बहुत तरीके से वर्ब को आप डिफाइन करते हो, डिफरेंट तरीके से, और एक तरफ से मैं आपको होमवर्क दे चुकी हूँ कि मेन वर्ब आपको रट्टा मारना है, जिसका मैं आज कंप्लीट आपको दिखाऊंगी कि मेन वर्ब होता क्या है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वर्ब को और भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब आपका स्टेट भी बताता है। स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था, है ना। एक तरीका तो मैंने कहा कि एक तरीके से मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, जो मेजर पोर्शन चलेगा वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसको याद करते जाओगे और इसको मैं ख़त्म कराते जाऊंगे। इस पर असाइनमेंट्स होगा प्रैक्टिस कब, जब आप रट्टा मारना लगभग थोड़ा बहुत 2-3 पेजेस कर लोगे तब। दूसरा है कि खाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं, वर्ब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वर्ब 2 चीज़ें बताता है। एक तो स्टेट बताता है, जो स्टेट बताता है वो स्टैटिव वर्ब होता है। समझ में आया, स्टेट बताया तो स्टैटिव वर्ब, एंड जो एक्शन बताता है तो वो जो अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं मेन वर्ब, वो है एक्शन वाला वर्ब है, ठीक है। जो स्टेट बताता है वो स्टैटिव वर्ब होता है। मतलब अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो एम मतलब हूँ, आई वॉज अ टीचर मतलब मैं थी,
एंड आई विल बी अ टीचर, हो जाऊंगी। ये होने का अवस्था बता रहा है ना। चलो मैं आपको ऐसे ही कहूं, आई नो यू, ये एक स्टेट ही तो है, क्योंकि यहां पे मैं कोई काम कर रही हूं क्या, बताओ तो? नहीं, मैं आपको या तो जानती हूं या तो नहीं जानती, है ना। यानी कि एक तरह का ये अवस्था है। ध्यान रखना कि यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो अभी नहीं बाद में देखोगे, कि कुछ ऐसे वर्ब्स में लिखवाऊंगी, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग आईएनजी में नहीं होता। क्यों नहीं होगा? आपने जो याद करने दिया है उसमें तो सबका आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है। आपको बुक में जो है 10 पेजेस, हर का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एक भी ऐसा नहीं है जो आईएनजी फॉर्म नहीं है। तो क्यों कह रही हूँ नहीं होगा? द रीजन इज, मैंने क्या कहा, या तो जानती हूं या तो नहीं जानती। अगर नहीं जानती हूं या जानती हूं, जान रही हूं, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करोगे। अगर मैं कहूं कि ये मार्कर 10 रुपये का है, तो यानी कि उसका कीमत है, दिस पेन कॉस्ट्स 10 रुपीज। अगर मुझे ये पेन 10 रुपये का पड़ा तो क्या कहूं, दिस पेन कॉस्टेड। बोला ना, मुझे पता था लड़कों को वर्ब का फॉर्म याद नहीं होता, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर, वो समझो प्रॉब्लम है। क्यों? उनको बहुत मजा आता था स्कूल में, हमें पैसिव वॉइस वैसा ही दिया जाता था जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता था, और लड़कों को देखते थे कि पुट का पुटेड लिखा, बस यही तो मार्क्स गया, खुश हो जाते थे कि चलो अच्छी बात है। पुट का पुटेड, शेड का शेडेड, स्प्रेड का स्प्रेडेड। इनकी आदत होती कि अरे क्या है, सब में ईडी लगा दो, और टीचर को पता होता था कि लड़के पढ़ते नहीं है इंग्लिश, इनको ऐसे ही वर्ब दो जिसका थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के सेम हो, और पैसिव वॉइस में पूरा 5 में 5 लूज करके आएंगे हम। इसीलिए समझा रही हूँ, याद कर लो। कॉस्ट का कॉस्ट ही होता है। दिस पेन कॉस्ट, कॉस्ट्स लगा दिया तो प्रेजेंट में आ गया, कॉस्ट लगाएंगे तो पास्ट होगा। अभी पढ़ाएंगे वो चीज। दिस पेन कॉस्ट मी 10 रुपीज। दिस मीन्स कि हमने एक कॉस्ट को प्रेजेंट पास्ट तो बना दिया। कह सकते हैं दिस पेन इज कॉस्टिंग मी 10 रुपीज? नहीं, द रीजन इज जो स्टेट बताता है वो हो रहा है थोड़ी बताएगा, है ना। अगर मैं आपको जानती हूं तो जानती हूं, नहीं जानती हूं तो नहीं जानती हूं, जान रही हूं क्या होगा। इसीलिए याद रखना कि अगर हम वर्ब्स पढ़ते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टेट बताने वाला वर्ब, दैट इज स्टैटिव वर्ब्स, जो हम आपको लिखवाएंगे कि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। स्टैटिक समझते हो ना, ठहरा हुआ। डायनामिक नहीं है कि इसको जो भी मर्जी आप कंटिन्यूअस में लगा दिए, परफेक्ट में लगा दिए, स्टेट बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कंटिन्यूअस टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया आपको। अब अगेन आओ कि क्या वर्ब और भी तरीके से पढ़ा जा सकता है क्या? कि एक तो कहा आपने नॉर्मल वर्ब्स जो होते हैं वो सब कुछ आईएनजी वगैरह सब लेता है। स्टेट बताने वाला वर्ब स्टैटिव वर्ब, स्टेट बताता है बस, वो एक्शन नहीं है, ठीक है, जो बी हो गया, नो हो गया। थर्ड पॉइंट में आओ कि और भी तरीके से क्या हम वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, कि और भी कोई तरीका हो। जैसे ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं आई नो तो पूछोगे किसको? पूछा ना, यू। अब बोलोगे हाँ, अब समझ में आया कि आप क्या बोलना चाहते हो, है ना। आई कंप्लीटेड तो पूछोगे क्या, है ना। आई फिनिश्ड क्या, तो पूछोगे अगर क्या, इसका मतलब है आप समझ रहे हो कि मैं बताना चाहती हूँ क्या, आई कंप्लीटेड माई वर्क। फिनिश्ड और कंप्लीट का डिफरेंस पता है ना, बहुत फेमस ओरेटर ने बताया था। फिनिश्ड और कंप्लीट के बीच में सब लोग कंफ्यूज थे वो सेमिनार में, तो उन्होंने कहा कि फिनिश्ड और डिफरेंस के बीच में, फिनिश और कंप्लीट के बीच में डिफरेंस है। पूछा गया क्या डिफरेंस है भाई, तो उसने ये बताया कि टेक एन एग्जाम्पल,
दैट इफ यू मैरी द राइट वुमेन यू आर कंप्लीट, नहीं, इफ यू मैरी द रॉन्ग वुमेन यू आर फिनिश्ड, नहीं, वो दोनों में ही फिनिश्ड होते हैं। वो एक भावना जो होती है ना कुछ दिनों तक, कुछ सालों बाद तो पता चलता है कि आई एम टोटली फिनिश्ड, है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा एंड इफ द राइट वुमेन कैचेस यू विद द रॉन्ग वुमेन यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड। अब देखो कितना अच्छा से कंप्लीटली फिनिश्ड, कंप्लीटली एडवर्ब के रूप में आया, फिनिश्ड वर्ब के रूप में आया। यानी आप समझ रहे हो, इफ यू से आई एम कंप्लीट, इसका मतलब कि अब मैं संपूर्ण हो चुका हूँ, मुझे कोई भी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, आई एम कंप्लीट। आई एम फिनिश्ड तो बहुत नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आ रहा समझ में? अगर कोई कहता है आई एम कंप्लीट, इसका मतलब वो शादी करके बहुत खुश हो चुका है, एंड आई एम फिनिश्ड का मतलब टोटली बर्बाद हो। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक इधर आ जाओ बेटा, स्टूल लेके यहीं बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर हो गया आपका? बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आओ, जैसे मैंने कहा आई कंप्लीटेड, बोलोगे क्या? जैसे मैंने कहा आई टीच, बोलोगे किसको और क्या? ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी वर्ब इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, वैसे वर्ब्स कहलाते हैं क्या? बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जिसे कर्म की जरूरत है वो सकर्मक है, और जिसको कर्म की जरूरत यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो अकर्मक है। यानी जिसे कर्म की जरूरत नहीं वो इंट्रांसिटिव वर्ब। अब हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कैसे समझें? तो मैं ये कहूँगी, अगर मैं कह रही हूँ आई टीच, तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन उठेगा, क्या, व्हाट एंड किसको, whom। इनका ही जो जवाब होगा ना वो ऑब्जेक्ट होता है, इन्हीं का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। और आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हुई? क्यों नहीं हुई? बोलोगे नहीं महसूस हुई। आई आपसे मैं पूछ रहा हूं आप क्या करते हो, तो आप कह रहे हो आई टीच। आपने तो मुझे नहीं पूछा कि क्या पढ़ाते हो, आपने पूछा क्या करते हो। अगर मैंने कहा आई टीच, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, तो टीच क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। और अगर आप कह रहे हो कि आप क्या पढ़ाते हो और मैं कहूँ आई टीच, तो कंप्लीट है क्या? नहीं है, तो क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना। अगर आप कह रहे हो, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब, आई टीच अगर कह रहे हो कि आप क्या पढ़ाते हो, तो अगर मैं कह रही हूँ कि आई टीच, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मीनिंग, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा, तो होगा वो क्या? ट्रांसिटिव वर्ब। इसीलिए आई टीच मैंने कहा, अगर क्या इंग्लिश लिखा ये ऑब्जेक्ट है, एंड अगर मैंने कहा आपको, उनको, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हो गई, तब आपको यहाँ पे इस वर्ब को क्या कहोगे? ट्रांजिटिव, यानी सकर्मक क्रिया। एक सेकंड रुकना, तरीके से बताया कि टीच इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। जब आप पूछो कि आप क्या करते हो, मैंने कहा आई टीच, यानी कि पढ़ाती हूँ, बस खत्म। क्या पढ़ाते हो, तो आई टीच बोलूंगी तो कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। अब आओ एक और सेंटेंस में, पंछी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। क्या आपको इसके बाद जरूरत महसूस हुई क्या और किसको का? जब भी मैं पूछूं ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो समझ जाना क्या या किसको का जवाब होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। बर्ड्स फ्लाई में आपको जरूरत महसूस नहीं हुआ क्या और किसको बोलने का? पंछी उड़ते हैं, बस। तो ये फ्लाई क्या होगा? यस, अकर्मक क्रिया, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं उड़ाती हूं, आई फ्लाई, तो पूछोगे ना क्या, क्योंकि मैं उड़ तो नहीं सकती हूँ। फ्लाई का मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों होता है। अगर मैंने कहा आई फ्लाई, तो जरूर उड़ना नहीं बल्कि क्या है? उड़ाना। तो उड़ाना क्या उड़ाओगे? काइट्स।
अगर कहें kites तब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यही खत्म। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आपको पैसिव वॉइस में होगी। क्यों? पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। एक आध एक्सेप्शन छोड़ के वहाँ पर बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। ये क्या है? ये तो एक्टिव वॉइस है। हम अभी काफ़ी दिनों तक एक्टिव वॉइस पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लगभग पूरा कंप्लीट एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बीच बीच में सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पैसिव वॉइस का दूंगी। मैं चाहती हूँ आप पहचानो पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, पैसिव वॉइस इसका पॉसिबल है, इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है? कहोगे जो उड़ता है वो सबसे आगे बैठा है ना? तो जब करने वाला कर्ता आगे बैठा हो ना तो वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, अब ध्यान से अब खुद मुझे बताना, अभी कुछ लिखना नहीं, बस लिख लिया नहीं, उतार लिया ना, अब सिर्फ समझने की कोशिश करो। We pollute the rivers, we pollute the rivers, ये एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है? एक्टिव है, क्योंकि वी करने वाले, जो प्रदूषित करने वाले हैं वो सबसे आगे बैठे हैं। पोल्यूट इज प्रदूषित करना, क्या? द रिवर्स। दूसरा सुनो, रिवर्स आर पोल्यूटेड, द रीजन इज करने वाला को तक तो जिक्र नहीं है, और अगर बाई चांस मैंने जिक्र कर भी दिया ना तो लास्ट में बाई प्लस अस होगा, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट दिख जाए तब तो वो पैसिव वॉइस है ही है। यानी लास्ट में हमको बाई प्लस कोई व्यक्ति का नाम, कोई लोगों का नाम, पीपल दिख जाए या कुछ भी दिख जाए, वो तो पैसिव वॉइस है ही है। लेकिन करने वाला रिवर्स नहीं है। रिवर्स कर रहा है क्या? नहीं, रिवर्स हो रहा है। पैसिव स्मोकिंग जानते हो ना? ये तो बहुत आसान चीज़ पूछ रही है। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग में मैं स्मोक करूंगी कि मेरे लंग्स में स्मोक अपने आप चला जाएगा? मैं अगर स्मोक करूंगी तो मैं एक्टिव स्मोकिंग कर रही हूँ, मैं स्मोक नहीं कर रही। मेरे लंग्स के अंदर स्मोक चला गया, किसके द्वारा? जो करता बैठा है उसके द्वारा। तो यानी मैं करने वाली करता नहीं हूँ, मैं वो रिसिपिएंट हूँ जिस पर वो काम हो गया। यानी आगे जो बैठा है अगर वो ये क्रिया कर रहा है तो ये एक्टिव वॉइस है और ये सब्जेक्ट, राइट। लेकिन आगे जो बैठा है उस पर ये क्रिया उसने किया नहीं, ये क्रिया उस पर हो गया तो वो ऑब्जेक्ट है, राइट। यानी अगर मैं कह रही हूँ रिवर्स आर पोल्यूटेड, अब एक और पॉइंट सुनो। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इज एम आर के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे लगा दिया आपने? रिवर्स आर पोल्यूटेड, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब जब वो बच्चा ये पूछ रहा है ना, साफ साफ पता चलता है कि उसने सिर्फ टेंस पढ़ा है, पैसिव वॉइस नहीं जानता। यानी शुरुआती चैप्टर किया, बाद में बेचारा पस्त हो गया कि छोड़ो यार, ऐसे भी इंग्लिश नहीं आ रही, ऐसे भी कौन सा आएगी, है ना। इंग्लिश और मैथ्स में यही डिफरेंस है। मैथ्स चैप्टर वाइज आ जाता है, इंग्लिश आएगी तो पूरी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और इंग्लिश में बहुत सारे फीचर्स है ना। एक तो है रिटन इंग्लिश, कुछ लोग ठीक लिख लेते हैं, फिर उसको इनहिबिशन रहता है बोलने का, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद कहते हैं ना इतना डिफ़िकल्ट वोकैब है, समझ में नहीं आता, राइट। तो उनको वेरियस एस्पेक्ट्स देख के है ना वो परेशान होता है। मेरा है कि शुरू से आप रीडिंग करो। क्या रीडिंग करोगे? वो रीडिंग करो जो समझ में आए। बच्चा उठाता है सीधा हिंदू, अरे औकात हो हिंदू पढ़ने का तो पढ़ो, ठीक है। पैदा होते ही अगर वो चावल दाल खाने लगे तो मरेगा कि नहीं मरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी औकात तो देखो, हिंदू पढ़ने की औकात नहीं है तुम में। पढ़ने की औकात जो है, जो शॉर्ट स्टोरीज मज़ेदार, जिसको पढ़ के इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी पढ़ो लेकिन जो अच्छा लगे,
अब जाके आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो, फिर घर वाले कहेंगे कि मैडम ने तो बर्बाद कर दिया मेरे बच्चे को। नहीं, तो थोड़ा सा देख लो जो स्टोरीज इंटरेस्टिंग, शॉर्ट स्टोरीज, और ऐसा स्टोरीज जो लगे कि हाँ एडवेंचर टाइप का, मन करे ख़त्म करे तब सोए। हम लोग भी 9th-10th में ना, उस समय शुरुआत हुई थी, अब होते हैं नए नए जवान होते हैं, तो रोमांटिक स्टोरीज़ कोशिश करते थे अपने लाइब्रेरी से खोजने का, मिल्स एंड बून्स वगैरह रोमांटिक स्टोरीज़ वगैरह ढूंढते थे कुछ कुछ, ठीक है। घर में डांट खाते थे कि पढ़ाई नहीं करती है, ठीक है, खाली नॉवेल्स पढ़ते रहती है। अब हमें तो नहीं पता था कि आगे जाके अंग्रेजी की टीचर बननी, उसी में झक मारना है, ठीक है, लेकिन शायद भगवान उस समय से तैयार कर रहा था मुझे। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना स्कूल टाइम में, जो घर में जिस चीज़ के लिए डांट खाते थे वो क्या था ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया। जानते हो एक चीज़ है, इंग्लिश मीडियम वाले पकड़ लेते हैं कि गलती कहाँ है, यहीं पर कहीं गलती है। अब वो ग्रामेटिकल पकड़ नहीं पाता है, लेकिन कहता नहीं यही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अंदर से उसको फीलिंग आ जाती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रीडिंग किया हुआ है, वो सेंटेंस के फॉर्मेशन में मिस्टेक पकड़ लेता है। हिंदी मीडियम वाले बेचारे तो ऐसे ही भोले शंकर होते हैं, उनको जो पढ़ा दिया उतने ही रूल्स में वो खोजते हैं, उसके ऊपर तो फिर सोचने की मतलब हिम्मत ही नहीं करते। इसीलिए रीडिंग करो, रीडिंग करके आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। लेकिन वापस आओ, सबसे पहले अभी आपका काम क्या है, पूरा वर्ब्स अच्छे से रट्टा मार लो। अभी मैं आपको एक शीट दिखाऊंगी, आप खुद पहचान जाओगे कि वर्ब बहुत याद किया, लेकिन अब थोड़ी आपको गो वेंट गॉन में इंस्पेक्टर बनाएगा, मैं ही कहती, ठीक है। तो सारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा। क्या पढ़ा हमने, हमने एक पढ़ा कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखेंगे। दूसरा मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, और तीसरा हमने कहा कि पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि जिसके ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसका ही पैसिव वॉइस बनता है। वैसे वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, यानी ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, कुछ एक्सेप्शंस को बाद में देखेंगे, और इनट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्लियर। अब आ जाओ हम लोग मेन वर्ब में आते हैं, क्योंकि मेन वर्ब आपको याद करना है तो कैसे करना है देखो। जब मेन वर्ब पढ़ोगे ना, तो मेन वर्ब में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, हम लोग पढ़ते हैं बेस फॉर्म, मतलब वो फॉर्म, जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे हम बोलेंगे कि बी के फॉर्म्स बताओ, तो बोलेंगे प्ले के फॉर्म्स बताओ, तो मैं कह रही हूँ प्ले के फॉर्म्स बताओ, यानी कि जो बेस है वो प्ले है, ठीक है। उसके बाद तब आप कहोगे इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, लेकिन वो भी तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट फॉर्म दो प्रकार के होते हैं, एक V1 होता है और एक V1 का SES फॉर्म होता है। और ध्यान देना, अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे, लेकिन अब जब टेंस के क्वेश्चंस करोगे ना, इस बेसिक कंसेप्ट के बाद अब कई क्वेश्चन बना लोगे आराम से, क्योंकि V1 और V1S या ES हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्तमान की बात करते हैं हम, तो हम ये दोनों फॉर्म को यूज़ करते हैं। यानी अगर B के फॉर्म में आओगे तो B का फॉर्म जो होता है वो हो जाता है, क्या कहें बताओ, S वाला फॉर्म इज होगा और V1 फॉर्म आर होगा। इनफैक्ट जो एम है वो तो एकदम एक्सेप्शन वाला है, लेकिन फिर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है ना, SES तो नहीं लगा है, तो हम इसमें यहाँ लगा के छोड़ देते हैं, हालांकि वो थोड़ा एक्सेप्शन वाला फॉर्म है, ठीक है। जब हम प्ले की बात करते हैं तो SES फॉर्म में प्लेस लगा रहे हैं और V1 में प्ले लगा रहे हैं। ये दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है, एक में S लगा है, एक में नहीं लगा। प्ले में S क्यों लगा, और अगर मैं इसी में अगर कोई और वर्ब यूज़ कर दूं, जैसे कोई भी वर्ब ले लो, जैसे टैक्स वर्ब है, टैक्स नाउन वर्ब नहीं, वर्ब भी है,
गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, द गवर्नमेंट टैक्सेस अस, है ना, टैक्स वर्ब भी है। अब ये जरा ध्यान से देखो, मैंने प्ले कहा तो एस लगा दिया, और अगर मैं टैक्स कह रही हूँ तो टैक्सेस कर रही हूँ, प्रेजेंट में ही है। क्यों एस ई एस लग रहा है वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम देख ले किस वर्ब में एस लगता है और किस में ई एस लगेगा। अगर ये वर्ब एंड कर रहा है एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में, अगर इनमें खत्म हो रहा है तो हम उनमें क्या लगाएंगे, हम ई एस लगाएंगे। तभी तो एक्स में खत्म हुआ तो ई एस लगा दिया, वाई में खत्म हुआ तो सीधा एस लगा दिया। ठीक है, प्रेजेंट में इनफैक्ट आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जब आप वर्ब्स याद करोगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसमें एस क्यों लगा दिया मैम ने और इसमें ई एस क्यों लगा दिया, है ना, इसीलिए। कल से थोड़ा बड़ा क्लास का अरेंजमेंट कर दो, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं। शुरू करें आगे। यानी आप जब वर्ब्स याद करोगे तो जो प्रेजेंट का एहसास कराएगा वो V1 कराएगा, होता है ना, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आओ मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, जैसे बॉय है तो पता है उसके साथ प्लेज होगा, और अगर बॉयज है तो उसके साथ प्ले होगा। अब ध्यान से सुनो, कितना आसान है कि अगर नाउन है तो उसका प्लूरल बनाने में, बहुवचन बनाने में एस ई एस लगा, लेकिन अगर वर्ब है तो उसका एक वचन बनाने में एस ई एस लगा। उल्टा जा रहा है, नाउन है तो प्लूरल बनाना है तो एस ई एस लगा दो, वर्ब है उसका एक वचन बनाना है तो एस ई एस लगा दो। और फिर याद करो कितना आसान है, मेरे पास सिर्फ एक ही एस या एक ही ई एस है, या तो इधर लगा दो या तो इधर लगा दो। ठीक है, नाउन के साथ है तो वर्ब के साथ गायब, और नाउन के साथ नहीं है तो वर्ब के साथ लग गया। अब बॉय क्या है, सिंगुलर है, बॉयज क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब है कि अगर बॉय के साथ हमने प्लेस लगाया है, इसका मतलब है कि जितने भी सिंगुलर होंगे, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो बता रहा है कि बॉय सिंगुलर है, हम इतना तो जानते ही हैं कि सिंगुलर बॉय है, बहुवचन उसका बॉयज है। सिंगुलर के साथ हम एस ई एस लगा रहे हैं, इसका मतलब सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम एस ई एस लगा दें। यानी प्रोनाउन में ही शी इट हो गया, और नाउन में जितना भी हो जाए। आप नाम ले लो एक लड़के का राम तो भी सिंगुलर हो गया, बॉय बोल दिया तो भी सिंगुलर हो गया। कहाँ फंसोगे, अभी नहीं, अभी तो टेंस है जिसमें मैं आसान आसान नाउन दूंगी आपको और ही शी इट दूंगी। जब नाउन चैप्टर पढ़ोगे तो मैं ऐसा कंफ्यूजिंग नाउन दूंगी जो देखने में सिंगुलर होगा प्लूरल, देखने में लास्ट में एस ई एस लगा रहेगा होगा सिंगुलर। ठीक है, तो वहां पे जाके नाउन के साथ फिर वर्ब कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वापस आओ, बॉयज कहा तो प्ले कहा, बॉयज का मतलब प्लूरल नाउन, तो प्लूरल प्रोनाउन भी तो हो गया वी और दे।
बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, यानी नाउन जितने हैं, है ना, सारे नाउन बहुवचन वाले, सारे प्रोनाउन बहुवचन वाले। पंगा अटकता है आई और वी में, ठीक है। तो आई और वी को अभी छोड़ के चलना, क्योंकि वो मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगी। हालांकि जान लो यू भी लगभग प्लूरल है, यू तो प्लूरल ही है, उसके साथ सब प्लूरल वर्ब लगता है, और आई एक आध एक्सेप्शन छोड़ के वो भी प्लूरल ही लेता है, इसीलिए उतना ज़्यादा अभी उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इतना तो समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम बताओ? ये टेंस का पोर्शन है, लेकिन अभी आपको जब वर्ब के शीट्स करोगे तो कैसे करोगे, जब तक इतना नहीं समझोगे। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लिया ना, तो खाली इतना समझ जाना कि प्रेजेंट की बात होगी, है ना। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखोगे तब क्या है, ये इज, एम, आर, ये क्या होगा, वॉज वर्ड, और प्ले का क्या होगा, प्लेड। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो एहसास कराएगा पास्ट का। अगर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अगर वर्ब का आईएनजी, जैसे बी का आईएनजी बीइंग है, प्ले का प्लेइंग है, ये एहसास करा देता है कि हो रहा है, यानी गोइंग ऑन, ठीक है, गोइंग ऑन। आई एम टीचिंग, अभी हो रहा है। आई वॉज स्लीपिंग, हो रहा था। आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एट दिस टाइम। क्या हुआ ये? फ्यूचर का, प्रेजेंट में गोइंग ऑन, पास्ट में गोइंग ऑन, फ्यूचर में गोइंग ऑन। गोइंग ऑन प्रोसेस इज V1 ING। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेकिन जब वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करोगे ना, तब आपको प्रॉब्लम होगा। कहोगे आपने इतना तो सिखा दिया कि V1 मतलब प्रेजेंट, V2 मतलब पास्ट, V1 ING मतलब गोइंग ऑन। कब गोइंग ऑन पता नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट में गोइंग ऑन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट में गोइंग ऑन, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में गोइंग ऑन, यानी हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। ये V3 का क्या चक्कर है, क्या करना है? आप ध्यान से सुनो। अगर हम V3 एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कर्ता सबसे आगे बैठा हुआ, तो आप V3 जब इस्तेमाल करोगे ना, उसके पहले आपको प्रेजेंट में हैज हैव दिखाई देना चाहिए और पास्ट में हैड दिखाई देना चाहिए, है ना। फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव, तो मैं वो नहीं कह रही हूँ विल हैव शैल हैव, मैं कह रही हूँ ठीक V3 के पहले आपको हैव दिखाई दिया ना, इसका मतलब है V3 लगाना हो तो हैज, नहीं तो हैव, नहीं तो हैड, तीनों में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस, सबसे इंपॉर्टेंस तो इसका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इसका पैसिव वॉइस में ही है। क्यों है पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस? अरे सारे मेन वर्ब, सारे मेन एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही है। तभी तभी कहा था रिवर्स आर पोल्यूटेड, आपने कहा था सेकंड फॉर्म, हमने कहा था ना कि स्टूडेंट पूछते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आया, सेकंड फॉर्म नहीं होता, वो थर्ड फॉर्म होता है। यानी ऑल मेन वर्ब्स क्या में, इन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑल मेन वर्ब इन V3 फॉर्म। स्टूल लेकर धीरे से इधर आ जाओ, बैठ जाओ मेरे कोने में। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। V3 का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ये विशेषता बताने वाला शब्द भी होता है, ठीक है। अब ये क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग जब याद करते हो वर्ब्स, सीधा सीधा ऐसे याद करते हो, गेट, गॉट, गॉट, तो देखते हो गॉटन भी है
तो कहती हूँ आई हैव गॉटन 100 रुपीज़, आई हैव गॉट 100 रुपीज़, कन्फ्यूज रहता है कि गॉटन क्या लगाएं, है ना। ड्राइव ड्रोव, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रंकन भी तो पढ़ा है ना। लोड लोडेड, लोडेड लेडन भी पढ़ा है। फिर हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि ये कुछ वर्ब्स ऐसे क्यों हैं जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दो दो है, ये क्या है। एक उसमें वर्ब है, वर्ब कहाँ आता है, यहां पे आता है। वर्ब कहाँ आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा, लेकिन उसमें जो एक फॉर्म होता है ना, जनरली वो जो होता है वो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। और हम कंफ्यूज टोटली रहते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, राइट। हमें इस्तेमाल करने का प्रोसेस पता ही नहीं होता है। इसलिए अभी आप वो सारे वर्ब्स लिखोगे जिन वर्ब्स का थर्ड फॉर्म दो है, एक तो वर्ब फॉर्म, एक एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा वो हम अलग लिखेंगे, वर्ब जो होगा हम उसको वर्ब के नीचे लिखेंगे। लिख लो, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, सबको एडजस्ट करो, ठीक है। देखो मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। बात क्या है ना, बुक्स में V3 में ही सब कुछ लिखा हुआ है और उसमें आपको प्रॉब्लम होता है। देखो कि कैसे इस्तेमाल में कैसे डिफरेंट हो, ध्यान देना। पहले आ जाओ फिर आगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो उतारने के बाद आप इसको उतार लेना कि V3 फॉर्म ही है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कौन सा करेगा। मेल्ट, मेल्ट, मेल्ट का मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टेन। प्रूव का सिर्फ डी लगा देंगे और लास्ट में प्रूवन हो जाएगा। सॉरी, प्रूवन, प्रूवन।
शीट दिखाना कौन सा बांटोगे आज? ठीक है, ये तो सबको ऐसे ही बांट देना, ठीक है। अब ये देखो, ये उतार लिया। अब आपको आज ये शीट मिल जाएगा वर्ब का फर्स्ट का टास्क 1। उसमें मैंने बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऐसे वर्ब्स दे दिए हैं जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। वो आपका होमवर्क रहेगा, बना के नेक्स्ट क्लास में आओगे जाते वक्त सबको दे देना, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने आपको थर्ड फॉर्म सिखाया, मैंने एक्टिव वॉइस में क्या कहा, हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। अब एक बात बताओ, मैं ही लगा दूं, शी लगा दूं, दे, पीपल, ठीक है, और एक लड़के का नाम लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब बताओ हास किस में लगेगा? एस वाला, एस वाला है तो ही हास, क्योंकि सिंगुलर के साथ लगेगा, राम के साथ हास लगेगा। पीपल प्लूरल है, क्या लगेगा? हैव लगेगा, प्लूरल के साथ एस ई एस वाला नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? इतना तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ हैव के बाद वर्ब का, तो पहले बोलोगे कि ये तो सीधा सीधा आपने करने वाले को आगे बिठा दिया है क्योंकि हैव लगाया है ना, और उसके बाद सीधा पूछ रहे हो थर्ड फॉर्म, यानी अब मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं क्रिया की बात कर रही हूँ कि विशेषता की बात कर रही हूँ? क्रिया की बात कर रही हूँ, तो मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए? ये वाला फॉर्म चाहिए। इसीलिए अब मैं इसमें से फॉर्म यूज कर लेती हूँ। लिखो, he has proved himself, ठीक है। she has got, third form, a new sari, ठीक है। इनमें से कोई यूज करूंगी मैं। they have drunk a lot, drink, drank, drunk, थर्ड फॉर्म चाहिए ना मुझे सब जगह। और ड्रिंक के बाद ड्रंक, ड्रंक के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो ना तो उसका मतलब शराब पीना होता है। अदरवाइज बाकी चीज़ों में क्या पिया फुल लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और देखो, पीपल हैव लोडेड द ट्रक, लेबरर्स या पीपल मैंने कट कर दिया, ठीक है। एंड राम हैज लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, शेयर्ड हिज हेड, यानी पूरा, पहले तो मीनिंग अब लिखवा दूंगी मैं, पूरा पूरा बाल छिल देना, ठीक है। हम हेड ही नहीं, हम ये भी लगा सकते हैं कि राम ने आपने शीप, जो शीप उसके पास भेड़ है उसके भी तो हम लोग वुल निकालते हैं ना, है ना, तो उसका भी तो पूरा पूरा बाल निकाल देते हैं, शीप भी लगा सकते हैं। यानी मैंने आपको सबसे पहले इन्हीं पर आधारित मैंने कहा हैज़ होगा कि हैव होगा, सिंगुलर के साथ एस वाला था तो हैज़ लगा दिया, प्लूरल के साथ एस वाला नहीं होता इसलिए हैव लगा दिया। अब आओ, श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, कोई कपड़े का सिकुड़ना, धंसना भी हो सकता है ना, जैसे आंखों का धंसना हो गया, है ना। सिंक डूबना, किसका? निर्जीव का। स्ट्राइक प्रहार करना, स्ट्राइक प्रहार करना। शेयर मैंने कहा पूरी तरह से बाल छील देना है शेयर। शेव समझते हो, दाढ़ी बनाना। गेट पाना, मेल्ट पिघलना, प्रूव साबित करना, ड्रिंक पीना, लोड लदाना। क्लियर? क्या किया मैंने उसको पहले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस सिखाया था, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने सीधा सीधा थर्ड फॉर्म लगा दिया। और ये सब है ना, जब एक्शन खत्म अभी
तब हम यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूसेज अभी नहीं बता सकती, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का यूसेज बहुत सारा है, पूरा 2 घंटा में ख़त्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट का यूसेज। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ये हुआ क्या, एक्टिव वॉइस। क्यों, करने वाला सबसे आगे बैठा है, जो किया उसके बाद आया। ठीक है, अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो मुझे एक ही एग्जाम्पल बार बार याद आना चाहिए लास्ट तक, जब तक एडजेक्टिव नहीं पढ़ोगे एक ही एग्जाम्पल याद रखना, गुड बॉय। कैसा बॉय, गुड बॉय। यानी नाउन जो है ना, बॉय जो जिसका नाम बता रही हूं, नाम इज नाउन, नाम की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव की जब बात करते हो तो नाउन के ठीक पहले आता है, मैंने गुड बताया। चलो अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोई एक एक नाउन लगा देती हूँ, ठीक है, और उसके पहले ब्लैंक छोड़ती हूँ। चलो उतार लो पहले तो ये 5। मैंने गुड बॉय में बॉय की जगह पर उधर वाले नाउन्स दे दिए और गुड के जगह पर ब्लैंक दे दिया, आपको वर्ब का फॉर्म दे दिया कि आप मुझे एडजेक्टिव बना के दिखा दो। समझ में आ रहा है? जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा हाथ ऊपर करो। नहीं समझ में आया क्या, बताओ कौन सा पोर्शन, बोलोगे पूरा समझ में नहीं आया, कैसी तैसी कर दो मेरी। हाँ बोलो, हाँ विशेषता बताएं। मैंने कहा कि मैं जब गुड बॉय बोल रही हूं तो बॉय का मतलब संज्ञा, अब उस संज्ञा की जगह पे मैं एक खाने का सामान बोल दिया, लड़के के नाम के बदले में खाने का सामान, उसके बाद तथ्य बोल दिया, चलाने का चालन जो हो गया, पेड़ बोल दिया। इसका मतलब बॉय के जगह पर मैंने ये सारे नाम लगा दिए और गुड के जगह पर ब्लैंक लगा दिया, और मैं कह रही हूं कि क्या वर्ब से हम एडजेक्टिव बनाते हैं? बनाते हैं, देखो ना इतना बनाया हुआ है ना। अब मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्म लगाऊं, ये वाला फॉर्म लगाऊं कि ये वाला, एडजेक्टिव वाला फॉर्म लगेगा ना। ठीक है, अब आओ फर्स्ट में, मेल्ट का मोल्टेन चॉकलेट की बात करते हो, है ना, जो तथ्य ऑलरेडी साबित हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आया था, इट इज अ डैश फैक्ट दैट इंसेक्ट्स रिसॉर्ट टू कम्युनिकेशन। इसका मतलब इंसेक्ट भी कम्युनिकेट करते हैं वो, और ये एक साबित हो चुका तथ्य है। तो क्या करें, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके शीट में, इसलिए शीट नहीं करा रही मैं। कैसा ड्राइविंग, यस, ड्रंक ड्राइविंग तो नहीं कहते, ड्रंकन ड्राइविंग। कैसा ट्रीज, अब सुनो, जो पेड़ होते हैं, जो पीपल होते हैं, अगर मैं ये कहूँ ट्रक्स, इस पर एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं, तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिखो,
ट्रक्स वर डैश विथ राइप मैंगोज, पके हुए आम, और ट्रीज वर डैश विथ राइप मैंगोज। सुनो ध्यान से, जो ट्रक होंगे उनको किसी के द्वारा तो लदाया जाएगा, है ना? कौन? तो बाय द लेबरर्स नहीं भी दिया है तो भी अंडरस्टूड तो है कि लदाया जाएगा। लदाया जाएगा इज लोडेड। और ट्रीज को लदाया जाएगा क्या? नहीं, ट्रीज लदे होंगे, है ना? ट्रीज लदे थे किससे? राइप मैंगो से। तो लदाने का क्रिया होता है ना, लेकिन लदा हुआ तो अपने आप हो गया, यानी ट्रीज वर लेडन। यानी यहां पर हम लोड का लेडन लिखेंगे क्योंकि हमें एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। कहोगे नहीं, यहां पर भी तो वही पैसिव फॉर्मेशन है, यहां भी पैसिव फॉर्मेशन है। ये पैसिव फॉर्मेशन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये पैसिव फॉर्मेशन है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? यहां पर बाई प्लस कर्ता छुपा हुआ है, बाई पीपल, बाय द लेबरर्स, कुछ तो होता ना। क्या यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट छुपा हुआ है? नहीं है। है? नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो ये पैसिव वॉइस कैसे होगा? पैसिव वॉइस में करने वाला या तो दिख रहा है या तो छिपा हुआ है, दोनों में से कुछ तो होगा ना। समझ में आया? इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या है यार। ये लर्न का भी देखते हैं, इसमें एक और लिख लो, भी मुझे फिर से याद आया। लर्न, क्या? लर्न, TEED, टी, यहां पर भी टी, यहां पे लर्नेड। कोर्ट में बोलता है ना, द लर्नेड काउंसिल। लर्नेड मतलब पढ़ा लिखा, है ना, जिसको नॉलेज हो। द लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट मीन्स जो लर्नेड है वैसा वकील। एंड आई हैव डैश द लेसन, लर्न द लेसन, क्योंकि आपको वर्ब चाहिए, है ना। अभी हम सिर्फ थर्ड फॉर्म पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं खाली हैज हैव यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे थर्ड फॉर्म आपको पढ़ाना है। जब मुझे पास्ट पढ़ाना होगा तो मैं V2 यूज करूंगी, जब मुझे प्रेजेंट पढ़ाना होगा तो मुझे V1। यानी अब आप जान चुके हो कि आपको जो मेन वर्ब रटना है 10 से लेकर 20 पेज में, उसमें अगर आपको दो फॉर्म्स दिखते हैं तो आप कंफ्यूज मत करना। थोड़ा भी कंफ्यूज करो, वहां पर नहीं समझ में आए उसको छोड़ो, इसको देखो, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है, आपने एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है ग्रामर का, पार्टिसिपल, वो पढ़ लिया है ना। क्या है? वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज पार्टिसिपल, ठीक है। वर्ब यूज्ड एज नाउन इज जेरेंड, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो वो सब कंफ्यूजिंग पोर्शन में आता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सब कुछ अलग अलग खंड में पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश में आपको बस खाली मुझे एट द एंड ऑफ क्लास बताओगे समझ आया नहीं आया। जहाँ पर नहीं समझ में आया वहीं टोक दो, क्योंकि आप जब आप टेंस खत्म करोगे ना, टेंस के साथ साथ कंडीशनल भी खत्म हो जाएगा। और मेरा कहना है कि टेंस के बाद के जितने चैप्टर्स हैं वो आपके इंग्लिश को सिर्फ सही कराता है। अच्छा, यहाँ आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ओके, हमें तो पता ही नहीं था, यहाँ पे ये प्रपोजिशन गलत है, बचपन से गलत यूज़ कर रहे थे, वो सब क्या करता है, आपको गलती सुधार करवाता है। इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना टेंस के बाद से शुरू हो जाना चाहिए। पैसिव वॉइस का एहसास शुरू हो जाना चाहिए। आगे बैठा हुआ करता है तो एक्टिव वॉइस है, आगे बैठा हुआ जो है वो करने वाला नहीं है, काम उसी पर हो गया तो क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं, एक सेकेंड बेटा, हाँ बोलो। वो एडजेक्टिव भी, हाँ हाँ, सुनो, जो लोडेड गन है, हाँ आ जाओ, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है इसने।
कितने सेंटेंस थे? 7 ना, 8 में आ जाए। I saw a loaded gun. बोलोगे लोडेड क्यों? हमारे पास तो लेडन है ही। एक बात बताओ, लेडन तब मैंने कहा जब वो अपने था, जब उसको लदाया गया है, उसको भरा गया है, तो वो लेडन नहीं ना हो सकता। मैं कह रही हूँ आपको, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन के पहले आ रहा है वो एडजेक्टिव है। राइट, रोट, रिटन, रिटन एक ही फॉर्म है, रिटन के साथ और कोई नहीं है उसके साथ, तो रिटन एडजेक्टिव भी है और रिटन वर्ब भी है। आई हैव रिटन अ लेटर, तो रिटन क्या है यहाँ पे? सोचो ना, आई हैव के बाद रिटन लगाया, तो ये क्या है? यस, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये हैव के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है ना। और डॉक्यूमेंट कैसा? रिटन। रन, गन कैसा? अब ये अपने आप थोड़ी है, इसको तो जैसे ट्रक को लदाया गया है वैसे गन को भी, समझ में आ गया? इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब बाहरी एलिमेंट लोड कर रहा है तो लोडेड, जब अपने आप है तो लेडन। हाँ, पैसिव। गन क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है? किसी चीज का नाम है, नाउन। नाउन के पहले क्या आता है? क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा गन? लोडेड गन। और अगर कहोगे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ से लगा दोगे? ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे, सी का सॉ। यानी आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप सीधा स्ट्रेट अवे वर्ब के फॉर्म सभी रट्टा मार रहे हो। वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मारोगे, 8-10 फॉर्म्स ऐसे दिखेंगे जिसका थर्ड फॉर्म में 2-2 दिखेगा। 2-2 नहीं दिखा, अच्छी बात है, उसी को एडजेक्टिव, उसी को वर्ब। 2-2 है, हमें कंफ्यूजन हो सकता था, वो कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, थर्ड फॉर्म अगर होता तो उसके आगे हैज, हैव, हैड होता है, वो मैंने लगाया ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये V2 है, V3 नहीं। क्लियर? किसमें? इसमें। तभी तो कहा लोडेड। जब बाहर एक्सटर्नल एलिमेंट उसको लोड करता है तो लोडेड। ट्रक को भी कोई लोड किया, गन को भी कोई किया, ट्री को कोई किया नहीं किया। सी, जो लोडेड है, हमने एक चीज कहा था कि ट्रक के मामले में एक्सटर्नल लोड किया है और ट्री अपने आप लदा है, तो जहां अपने आप की बात हो वहां पे लेडन, ठीक है, और जहां पे बाहरी है तो वहां पे लोडेड। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके शीट्स में आएंगे, थोड़ा सा रुको, इंतजार करो। अभी मैंने आपको मेन वर्ब, क्योंकि आपको याद करना है इसलिए V1 समझ में आ गया, प्रेजेंट। V2 खत्म, V3 नहीं पता, खाली इतना पता है कि हैज, हैव, हैड के बाद V3। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 और V3 एडजेक्टिव भी होता है। कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव का? किसी भी नाउन के पहले। नाउन क्या है? नाम है। किस चीज़ का नाम? जो भी चीज़ दुनिया में सबका नाम है। अगर कोई चीज़ का नाम दिया है उसके आगे है तो ज़रूर एडजेक्टिव होगा। बस इतना ही पढ़ाया आपको। क्लियर? बाकी वर्ब के फॉर्म्स याद करना शुरू करो। हाँ, V3 है। मैंने क्या कहा? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो एडजेक्टिव का काम करता है। जहाँ पे उसके 2-2 फॉर्म्स होते हैं तब हमें पंगा होता है कि इसमें से क्या करें। तो मैंने जो जो एडजेक्टिव था उसको अलग कर दिया, जो जो वर्ब था उसको अलग कर दिया। वरना तो हर वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, लगभग। एडजेक्टिव मैंने कहा जब बाहरी लोड करता है तो लोडेड, जब अपने आप लदा हुआ है तो लेडेड।
यहाँ पे गन को भी कोई लोड करेगा ना, आप एक चीज मार्क कर रहे हो, आपने खुद कभी वर्ब पढ़ा होगा, कभी पढ़ा था, वर्ब के फॉर्म्स याद करते होंगे, है ना? क्या डिफरेंस लगा जो अपने पढ़े और जो मैंने पढ़ा है? एक साथ बहुत कुछ पढ़ा दिया, नहीं समझ में आया? बस इतना ही काफ़ी है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया ना इसके हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आप कहोगे ना मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो स्पोकन इंग्लिश सीखने आओगे तो मैं खाली कहूँगी अच्छा एक काम करो, जो सबसे आसान वर्ड दिखे ना उसमें उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लो बस। जो कॉम्प्लिकेटेड है उस पर ध्यान मत दो, उस ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल नहीं होने वाला, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आओगे तो मैं कहूँगी जो आसान है उससे पूछ के आपको इंस्पेक्टर नहीं बनाने वाला। जो कंफ्यूजिंग है, जो परेशान करता है, वही पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप पढ़ने क्या है। अगर आप स्पोकन पढ़ोगे तो आपका टेंस 2 घंटे में ख़त्म करा दूँगी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक मुझे परफेक्ट कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। अब वो तो अच्छा इंग्लिश बोलती थी, पता नहीं क्या बोलती थी, सही में अच्छा बोलती थी, पता नहीं क्या बोलती थी, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, रॉन्ग होता था लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, ठीक है? तो वही तो है ना, स्पोकन में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए। अगला बेचारा सोचता रह जाए कि क्या बोली, नहीं। आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप लोग ग्रामर में पंडित हो जाते हैं। अब कोई इंग्लिश मीडियम वाली लड़की आपके सामने बक करके चल जाती है, आप बस उसको देखते रहते हो, हाय कितना अच्छा बोलती है, अरे वो बहुत रॉन्ग बोलती है, समझा करो। लेकिन वो समझने के लिए आपके पास ग्रामर है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे भी लड़की को देख के कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है आप लोगों का, नहीं? हाँ, किसके स्पेलिंग? राइट का, अच्छा राइट पेन भी आ गया, राइट पेन भी आ गया। अब रुक जाओ, मुझे फिर 2-3 और वर्ब्स हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि एडजेक्टिव फॉर्म उसका राइट पेन होता है, ठीक है? रुक जाओ, अब आ जाओ वो कैब में, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। थोड़ा सा वो कैब कर लेना, एकदम आधा घंटा टाइम बचा है, ठीक है? और सोच के आओ, कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट क्लास में।